यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर मैं जाकर के हमारे युवाओं की तलाश कर रहा था कि कितने जन हैं, ताकि हमारे युवाओं को हम दिशा में जगह दे पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा आदिवासी समाज इस क्षेत्र में नहीं रहेगा तो हो सकता है कि पिछड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत तो कॉन्क्रीट और व्यवहारिक शब्द नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं एक लिस्ट बनाइए, उसमें प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए 1, 2, 3। उसके बाद आप देखिए कि उस एरिया में जाऊँगा तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा। अगर नहीं जाऊँगा तो क्या बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा। उसके बाद जो आपकी अंतरात्मा जो बोलती है, फिर आपके पास जो क्षमताएं हैं, चाहे तो वो आर्थिक सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, चाहे तो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, चाहे तो पढ़ने लाइब्रेरी सबकी सुविधा, चाहे तो बाकी की सुविधा। लेकिन आप कैरियर को सिर्फ सरकारी नौकरी के नज़रिए से मत देखिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत एरिया है, एग्रीकल्चर में बहुत एरिया है। और इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग जो सेंसिबल लोग हैं, आइए जो रिटायर हो रहे हैं, वो लोग अभी एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। उससे जैसे क्या हो रहा है, सृष्टि की बचत भी हो रही है और प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव, और हम आदिवासियों के लिए तो प्रकृति के साथ जुड़ाव ईश्वर के साथ जुड़ाव है। इस पर कोई सवाल या तो अगर आपने कोई चुटका बनाया है, कोई प्रश्न पूछना है कैरियर को लेकर के, सर मेरा नाम अजय बकला है। सर तो क्या निजीकरण जो है हमारे लिए क्या सही नहीं है? और भारत के बेसिस पे बता दीजिए थोड़ा, और हमारे समाज के बेसिस पे। निजीकरण का दो पहलू है। जैसे जैसे निजीकरण हो रहा है, फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम जैसे कमजोर लोग, जैसे आदिवासी हुआ, अल्पसंख्यक हुआ, ओबीसी हुआ, ये लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। टफ कंपटीशन के साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानवीय संसाधन कम से कम और मैक्सिमम आउटपुट, तो उसके लिए हमारी कम से कम आदिवासी समाज तैयार नहीं है। कम से कम आज के समय में मैं देखता हूँ हम तैयार नहीं है उस तरह के टफ कंपटीशन के लिए। और दूसरा, कम से कम हमारे कुछ भाई बहनों को कैरियर के नज़र से अगर देखें तो कम से कम क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र में कुछ आरक्षण है, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, वहाँ पर आरक्षण की सुविधा नहीं है। और इसीलिए धीरे से समाप्त करने के भारत में जो मोदी का जो चाल चल रहा है, हम सबको इस तरह से समाप्त करके, एक तो हमारे आदिवासी तो नहीं बोलूँगा, कहते हैं अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है इसको समाप्त करने का। दूसरा, हमारी आजीविका को सीधे सीधे मार करके हमको इससे एक्सक्लूड करने का। और इसलिए हम लोगों को, इसमें दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, प्रकृति के पास हम लोग को वापस आने की ज़रूरत है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, विदेशी कंपनी आ रही हैं, विदेशी कंपनी आ रही है तो हमारी संस्कृति, हमारे जैसे नेहरू का जो 5 सिद्धांत विकास का था वो समाप्त हो जाएगा। 5 जो नेहरू का जो विकास का सिद्धांत है कि वहाँ की, जैसे हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र में अगर विकास होना है तो आदिवासियों से ही उनका जो क्या बोलते हैं नॉलेज है, और उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जो बुद्धि है प्रकृति को बचाने का, चाहे तो खेत खलिहान को बचाने का, उनसे संपर्क करके ही विकास की योजना बनना चाहिए। क्योंकि मूल अधिकार और पहला अधिकार किनका बनता है, आदिवासियों को बनता है। और इसी के तहत जो आदिवासी उपयोजना को समाप्त करने की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी आ रहा है तो आदिवासी उपयोजना के तहत हमको जो सुविधा मिलना चाहिए वो बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है। और इसलिए चैलेंज है, खतरा है, और हम लोग क्या हो जाएंगे, असिमिलेट हो जाएंगे और हम लोग साधारण लोग जैसे रह जाएंगे। चलिए, एक दिनेश भाई, यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे जब हम जॉब में रहकर करना चाहते हैं? इसके लिए भी सुविधा है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन भी है। जैसे रायपुर में जितनी भी हैं, और यहाँ पर अभी तो नहीं है, लेकिन जो जॉब में है उनके लिए सैटरडे संडे 2 दिन का ऑनलाइन भी है
आप ऑनलाइन भी जा करके कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड आप ले सकते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा, फिर आपको रिकॉर्डेड मटेरियल आपको उपलब्ध किया जाएगा, रीडिंग मटेरियल भी दिया जाएगा और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसका भी आपको दिया जाएगा। इसलिए जॉब करते करते भी आप कर सकते हैं। जब हम जैसा हम ये सब कर रहे थे, नहीं फिर भी कम से कम 35 हमारे आदिवासी आए थे जो सर्विस करने वाले हैं, उनके लिए भी सुविधा है। सैटरडे संडे को आपको स्पेशल कोचिंग की सुविधा। और अभी जैसे आप कह रहे हैं 10th से, अभी तो 10th के बाद ही आप चुन सकते हैं ताकि आप ग्रेजुएट होने तक में आप IAS बन सकते हैं। क्योंकि वो जो तैयार हो, वो जो सेंटर है वो आपको पहले मॉक इंटरव्यू कराएगा। प्रिलिमिनरी के लिए भी आपको वहाँ पर पहले अपियर होना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ के सेंटर के प्रिलिमिनरी में क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको मेन प्रिलिमिनरी में जाने नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से तैयारी की जाती है। साथ ही साथ मेंस के लिए भी, मेंस के लिए आपको जब तक उस सेंटर के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको सरकार का जो मेंस होता है उसमें आपको जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वालिफाई करेंगे तो आप वहाँ भी क्वालिफाई करेंगे, तो आप इसलिए कर सकते हैं। और इसलिए आप अभी से ही कहें, जैसे 10th में है, 12th में है, आप मटेरियल अभी भी ले सकते हैं। और ख़ास करके जो मैं करंट अफेयर्स की बात बोल रहा हूँ उसको आप हर एक महीना ये निकलता है, उसमें देख करके आप अपने आप को तैयारी कीजिए। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ 60% मार्क्स तो उसी में से रहता है। फादर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे UPSC, PSC, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जो भी जॉब है, सरकारी जॉब है, उससे हम लोग मतलब एक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन हमारे लोगों को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। तो उसके बारे में अगर आप गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि जैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो आंदोलन एक नेता, एक रिप्रेजेंटर है राकेश टिकैत, उसके बदौलत टिका है। तो जैसे आपने बताया कि 2025 तक सेंसस के मामले में हमारा जो संख्या आंकड़ा है वो कम हो जाएगा, तो पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे। भाई साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जब छत्तीसगढ़ अलग बना था तो अजीत जोगी हमारे पास आए थे पत्थलगांव, उसमें एक चर्चा हुई थी। उसमें वो बात, इस बात को उन्होंने कहा था कि अगर हमारे आदिवासी समाज को बचाना है तो हमारे आदिवासी भाई बहनों को IAS बनाना पड़ेगा और राजनीति बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग पॉलिसी बनाते हैं। मैं जिस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, 2020 जो शिक्षा नई नीति बनी है, अभी ज़मीन का पॉलिसी भी बना है और बाकी भी जो पॉलिसी बनते हैं यही लोग बनाते हैं। और इसलिए जब तक हम लोग उस पॉलिसी बनाने के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम हमारे पक्ष में पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। अभी जो शिक्षा नीति बनी है हमारे पक्ष से नहीं बनी है। इसमें जो पढ़ाने का तौर तरीका होगा ये जो हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार होगा। और इसलिए जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हम लोग आना पड़ेगा, कई लोग पॉलिटिक्स को कैरियर बना चुके हैं और उस एरिया में भी है। और इसलिए उसके लिए आपको सदस्य बनना पड़ेगा, भी किसी भी पार्टी का आपको सदस्य बनना पड़ेगा जो क्रेडिबल पार्टी है। ऐसा नहीं कि कोई भी चलता फिरता पार्टी नहीं, लेकिन आप उसमें चुनिए कि कौन सी पार्टी में जाऊंगा तो मेरा कैरियर बन सकता है, मेरा भविष्य बन सकता है, समाज का भविष्य बन सकता है। और उसके लिए आप सदस्य बनिए, सदस्य होकर के आप उसमें काम कीजिए। और कहीं आगे चल करके वहाँ पर दिल्ली में रहते रहते कई लोगों के टिकट के लिए कभी कभी आते थे हमारे भाई लोग, तो अभी उसका फंडिस नहीं है, लेकिन कई बार हमारे लोगों को लेकर के मैं जाता था वहाँ पर टिकट के लिए, तो सवाल करते थे, भाई साहब मैं आपको क्यों टिकट दूंगा, आप पार्टी में क्या है, आपकी पार्टी में क्या पहचान है, आपने पार्टी के लिए क्या किया है, आप कितने समय से आप काम कर रहे हैं और आपके पास अंत में फाइनेंस क्या है। अगर पार्टी आपके लिए 10 लाख खर्चा करेगा तो क्या आप 20 लाख खर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब संसाधन हम लोग को जुटाना पड़ेगा जब पार्टी में हम जाते हैं। अच्छे पार्टी में जाना चाहिए और उसमें सस्टेन ढंग से मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि आज इस पार्टी में एक्सपेरिमेंट किया तो कल दूसरे पार्टी में एक्सपेरिमेंट किया, परसों किसी और में किया। जैसे हमारे लोगों को हम लोग पाते हैं सभी पार्टियों से घूम फिर करके वापस वहीं पर। और इसलिए एक क्रेडिबल पार्टी जिसको आपको लगता है कि आप उसमें जाना चाहते हैं, उस तरह का चुनाव करना चाहिए। थोड़ी बातें मैं संस्कृति के बारे में कहूँ जी, अगर कोई एतराज ना हो, मैं जल्दी बोलूँगा। नहीं क्योंकि समय से मैं ज़्यादा नहीं हूँ। संविधान की अनुच्छेद 342 की मैंने बात की थी, उसमें हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, विशिष्ट
पौराणिक पद्धति की उपस्थिति, प्रिमिटिव ट्रेट अंग्रेजी में, प्रिमिटिव ट्रेट पौराणिक पद्धति की उपस्थिति। तीसरा डिस्टिंक्टिव कल्चर, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक अलगाव। चौथा पिछड़ापन। और इसकी वजह से जैसे मैं बोल रहा था कि आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है उसी के तहत की जा रही है, जिसका जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 44 में। और इसलिए आज देखिए आप सभी कंपटीशन करने के लायक हैं, दूसरे युवाओं के साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं, बोली में, भाषा में, शैली में, उठने बैठने में। अधिकांश लोगों को बोलेंगे कि ये लोग भूल गए हैं अपनी संस्कृति को। आज पौराणिक पद्धति हमारे बीच में नहीं रह गई है। खेत जोतने का भी नहीं है, आज टेक्नोलॉजीकरण हो गया है और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसकी वजह से हम उसका प्रभाव हमारे पर्व त्योहार में पड़ रहा है। ट्रैक्टर से जुताव कर रहे हैं तो हम लोग तो थोड़े दिन के बाद गैराल भी नहीं रहेगा तो सोहराई भूल जाएंगे। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो हमारा कर्म त्योहार नहीं होगा। छठी गर्मी समय जो प्रतीकों का उपयोग किया जाता है वो नहीं होगा। हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी एक प्रश्नावली होती है, उसमें एक प्रश्न है, क्या कुड़ुख समाज में बहुमूल्य प्रथा है कि नहीं है? बहने आप लोग शादी करेंगे, आपका मूल्य होगा? निभे दाम हकरू का महकरू राहुल मन का दाम भेटाए कि नहीं भेटाए? अगर राहुले मन शादी करल तो राहुले मन का दाम गिनवाई कि नहीं गिनवाई? है कि नहीं है? कोई भी गोली मारिए। है कितना है? है, सही बोले आप, है। और कई लोग, और एक प्रश्न था अभी उसको मॉडिफाई किया जा रहा है जब आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिलेगा तो, कि आपके कुरु समाज के देवी देवताओं के नाम क्या क्या हैं? कुरु समाज के देवी देवताओं के नाम क्या क्या हैं? सॉरी नहीं, देवी देवताओं के नाम इंटरव्यू में पूछा जाता है। यूपीएससी और पीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नहीं है? पहले है कि नहीं है? है ना? धर्मेश तो धर्मेश है, उसके देवी देवता के नाम। चालापच्चो आप सुने हैं? सिंगी दई आप सुने हैं? सीता सुने हैं? ये सब कुरु समाज के देवी देवता हैं। मरियम जोसेफ नहीं है, वो कैथलिक और क्रिश्चियन हैं। यूपीएससी में, पीएससी में ये सवाल पूछा जाता है। तीसरा, आपके गोत्र का चिन्ह क्या है? मछली। टोपी क्या है? चिड़िया। कौन सा चिड़िया? क्या चिड़िया बता? तिरकी क्या है? चिड़िया। तिरखा लता जो चूहा खाता है। लकड़ा क्या है? शेर। लकड़ा बाघ। शेर है कि बाघ है? यही सभी चीजें हैं जिसको व्यवहारिक में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं वही बोल रहा था कि चार जो हमारी पहचान है उसमें हमारी पौराणिक पद्धति तो समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से उसका पर्व त्योहार में प्रभाव हो रहा है। पर्व त्योहार भी हमारा समाप्त हो रहा है। भौगोलिक अलगाव भी आज खत्म हो गया है। शहर में पलायन करके हमारे लोग मच बेटर हैं, बहुत लीडरशिप भी उभर करके आया है और नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। मतलब दूसरे संस्कृति जीवन शैली में समाहित हो जाए। भौगोलिक अलगाव बिल्कुल समाप्त हो गया है। एक ही चीज हम लोग को बचाएगी, वो बचाएगी हमारी बोली। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है कुड़ुख में,
इसलिए हमारी बोली ही बचाएगी। मुझे सुनकर के खुशी हुई, फादर चार्ल्स बतला रहे थे कि कुड़ुख बोली थी। अभी हम लोग रायपुर में एक थुमकुड़िया एक यूथ ग्रुप है, हम लोग ऑफलाइन अभी तो इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कम से कम 70 कॉलेज लड़के लड़कियाँ और कम से कम 50-60 मिडिल स्कूल के बच्चे आते हैं जिनको कि स्पोकन कुड़ुख का ये दिया जा रहा है। इसको आप बचा के रखिएगा, यही बचाएगी। और साथ ही साथ हमारे घर में जो छठी जमी सबका जो रीति रिवाज होता है वो सबको हम लोग को करना होगा। नहीं तो जिस तरह का आरोप हम पर लगाया जा रहा है कि सभी आदिवासी ख्रिस्ती लोग अपनी परंपरा रीति रिवाज ये सबको भूल गए हैं और इसलिए इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी आ जाए उसी दिन हम समाप्त हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल है और इसलिए पॉलिटिकल को लेकर के जैसे भाई साहब करें तो वहाँ पर हमारे लोग कहाँ पर जाएंगे। तो इसको आप बचा के रखिएगा और उसका कहीं मिलता है तो आप पढ़ भी लीजिएगा ताकि आप हमारी पहचान को, क्योंकि हमारी अस्मिता और पहचान के लिए पहचान पर सीधा सीधा प्रहार हो रहा है। और खास करके अगर बीजेपी शासन हमारी छत्तीसगढ़ में आ गया, केंद्र में भी दोबारा आ गया, तब बहुत मजबूती से ये सब सामने उभर करके आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कई ड्राफ्ट तैयार हैं वहाँ पे, सिर्फ उसको पास करना है। अभी देखिए ये लॉकडाउन में 45 मिनट में 49 एक्ट बने हैं लोकसभा में, तो इतना फास्ट अंदर हो रहा है। दूसरा, हमारे जनगणना में हेराफेरी हो रही है। अभी आने वाले समय में जब जनगणना होता है तो अपने नाम के साथ गोत्र जरूर लिखिएगा, उसके लिए अलग से कॉलम होता था पहले। 1948 का जो जनगणना अधिनियम है और जनगणना जो नियम है 1948 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आदिवासी किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आदिवासी किसी भी धर्म को अपनाया है लेकिन अपनी परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान और विवाद निपटाने के पारंपरिक तरीके को बना करके रखा है तो वो अपना अनुसूचित जनजाति का दर्जा कायम रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में है। 1948 का जनगणना कानून हमारे पक्ष में है, संविधान हमारे पक्ष में है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अंदर ये नीतियाँ बदल जाएंगी, संविधान भी बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा और हम लोगों को सभी को कहा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का 2012 का और एक न्याय है कि अगर भारत में कोई यहाँ का मूल निवासी है तो वो है आदिवासी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आदिवासी केस था भील एक महिला का, उसको लेकर के है, लेकिन आज उसको जाइएगा साइट में तो वो जजमेंट आपको नहीं मिलेगा। उसी बात को लेकर के मोदी वहाँ पर एक बार संबोधित कर रहे थे, उन्होंने गलती से आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है और ये साफ साफ कहा गया है कि यहाँ के मूल निवासी हैं, इसको हम लोग इंडिजिनस बोलते हैं तो वो आदिवासी हैं, 8% हैं वही हैं और बाकी 92% सभी के सभी बाहर के प्रवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और जब हम लोग को लड़ना है तो हमारी संस्कृति के लिए भी, हमारी नौकरी चाकरी कैरियर के लिए भी संविधान के तहत जो प्रावधान है उसको लेकर के हम लोग को कैरियर के भी लड़ना है, हमारी पहचान को भी बचाने के लिए रखना है। इतना ही कहकर मैं मेरे वक्तव्य का अंत करता हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे। नहीं हो रहा। संस्कृति की बात को लेकर के कोई आपके पास कोई प्रश्न है? और इसलिए युवा साथियों, आने वाले समय में हमारे समाज का भविष्य क्या होगा मेरे लिए स्पष्ट नहीं लगता है। मैं कैरियर की बात कर रहा था, वहाँ पर रायपुर में मैं देखता हूँ हमारे युवा साथियों को, कई माता पिता, कई पेरेंट्स कैरियर के लिए अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। एक पिछड़ापन आ गया है माता पिताओं में, क्योंकि उस सिस्टम से माता पिता नहीं आए हैं।